नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा। कहने को तो इकबाल का ये नज्म देश की एकजुटता की मिसाल देता है, लेकिन हकीकत में देश शायर के नहीं सियासतदां के हाथ में है, जो हिंद के वासियों को हिंदू मुसलमान के रूप में पहचान रहे हैं। इतना ही नहीं, पहचान के आधार पर सरकारी सहूलियतों में हिस्सेदारी देने की बात कर रहे हैं। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि किसी एक के बढ़ने का खामियाजा दूसरे को भुगतना पड़ेगा। आखिर ये कौन सा गुणा भाग वाला गणित लगा रहे राजनीतिक लोग और मचा रहे आरक्षण पर घमासान? सवाल तो पूछेंगे कि आखिर दोनों गठबंधन क्यों हैं परेशान, पर पहले देखिए चल क्या रहा। पहले आरक्षण, अब आबादी पर घमासान। हिंदुओं की आबादी सरकारी आंकड़े के मुताबिक 79 है, लेकिन अप्रत्यक्ष घट के 70% पे आ गया है। और मुसलमानों की आबादी 8 से बढ़कर के वो 14-15 पर सरकारी आंकड़े और गैर सरकारी आंकड़े वो 20+ में आ गया है। चुनाव के बीच जारी है हिंदू मुसलमान। बिना जनगणना का आप रिपोर्ट दे रही है बीजेपी, यानी चुनाव में आप लोग क्या कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कराना चाह रहे हैं? अब सोच लीजिए देश के लिए कितना खतरनाक आदमी। 65 साल में घट गए हिंदू, भारत में बढ़ गए मुसलमान। अगर ऐसा है भी तो ये चिंता का विषय है ना। जब हम लोग समावेशी विकास की एक तरफ बात करते हैं तो फिर सब एक साथ आगे बढ़ें, ये भी जिम्मेदारी सबके ऊपर होनी चाहिए। ऐसे में अगर कोई ऐसी जानकारी सामने आई है तो उस पर अध्ययन होना चाहिए। आरक्षण पर घमासान, दोनों गठबंधन क्यों परेशान? तो सत्ता पक्ष की रिपोर्ट आई और फिर आरक्षण वाली आग और भड़क गई। आबादी के लिहाज से संख्या घटने और बढ़ने को एक दूसरे के पक्ष और विरोध में परिस्थितियां स्थापित करने वाला आधार बनाया जाने लगा। सवाल खड़ा हो रहा है और सवालों का जवाब लेंगे हम। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे पहले आपका परिचय करा दें। हमारे साथ राजद की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए मधु मंजरी जी हैं, भाजपा की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए वसीम रजा जी हैं और कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए शिशिर कौंडिल्य जी हैं। सबसे पहले सवाल केंद्र के सत्ताधारी दल के प्रतिनिधि से। वसीम जी, आखिर ये देश के लिए खतरनाक स्थिति क्यों खड़ी कर रहे हैं? तेजस्वी यादव के शब्द हैं कि क्या हिंदू मुसलमान ही करना है और कुछ नहीं चुनाव के समय? देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है, पिछले 2-3 दिनों से लगातार हम लोग देख रहे हैं और पूरा देश देख रहा है। कल परसों का ही बयान है आदरणीय श्री लालू यादव जी का, जो राजद सुप्रीमो हैं, उन्होंने मुस्लिम आरक्षण की बात कही। चुनाव के समय में राजद को मुस्लिम आरक्षण की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं, जबकि उनकी अपनी पार्टी में मुस्लिम समाज एक तरफ से दरकिनार किए जा रहे हैं। मुस्लिम दिग्गज मुस्लिम नेता उनकी अपनी पार्टियों के हाशिए पे हैं। आज जो जिस राजद को खड़ा करने में शहाबुद्दीन, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो थे, सीवान से सांसद हुआ करते थे, उन्होंने खून पसीना बहाया। आज उनकी पत्नी जो है निर्दल चुनाव लड़ रही है। मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं कि जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम वो चुनाव के समय में कर रहे हैं, सबसे पहले वो आरक्षण की बात अपनी पार्टी में करें, राजद में मुस्लिम आरक्षण लागू करें, उसके बाद वो देश में राजनीति करे कि मुस्लिम आरक्षण पे बात करें। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जात पात की राजनीति नहीं करती, सर्व समाज की पार्टी है और वो राष्ट्रवाद की बात करती है, राष्ट्र के विकास की बात करती है, देश के विकास और प्रदेश के विकास की बात करती है। हम विकास पे काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। चर्चा तो उधर से ही शुरू हुई ना, क्या वजह रही? देखिए, चर्चा हमने कोई जात पात की कहीं भी कोई चर्चा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई जात पात की नहीं बात कर रही है। प्रधानमंत्री जी तो बार बार कह रहे हैं ना कि बहुसंख्यकों का हक छीनकर, चाहे उनकी संपत्ति वाला हक हो या फिर आरक्षण वाला हक हो, उसमें कटौती कर मुसलमानों को देने की कोशिश INDI अलायंस की ओर से की जा रही है। ये बात तो वहीं से आई। देखिए, सबसे पहली बात आ रही है, जैसा कि राजद और उनके घटक दलों की तरफ से लगातार मुस्लिम आरक्षण की बात की वकालत की जा रही है। कर्नाटका से भी बात आती है मुस्लिम आरक्षण की बात, तेलंगाना में भी ये विषय उठ रहे हैं। लेकिन जब 1947 में देश जब आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद जब देश का संविधान लिखा जा रहा था,
उस समय भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने और वहाँ उस समय की जो कमेटी थी उन्होंने मुस्लिम आरक्षण की वकालत की थी, लेकिन उस समय के जो मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम समाज के जो नुमाइंदे थे, उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम समाज को आरक्षण की जरूरत नहीं है, हम सक्षम है। जो देश के अंदर पिछड़ा है, बैकवर्ड है, जिसमें SC ST की बात की जाती है, उनको आरक्षण दिया जाए, मुसलमानों को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो आज राजनीति करने के लिए, अपने वोट बैंक के ध्रुवीकरण करने के लिए, मुस्लिमों को गुमराह करके कैसे मुस्लिमों का वोट लिया जाए, आरक्षण एक लॉलीपॉप के रूप में ये लोग दे रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि जो किसी दूसरे का हक छीन के, जब मुस्लिम समाज ने उस समय मना कर दिया कि मुस्लिम आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, तो फिर ये चुनावी लॉलीपॉप देके वोट बैंक के खातिर ऐसा क्यों हो रहा है? फिलहाल तो ये सन 47 नहीं है, 2024 है और परिस्थितियां समय अनुकूल जो हो उस हिसाब से संविधान में परिवर्तन होता रहा है और अगर ऐसी आवश्यकता पड़ी तो वो और होगा, इसमें कहीं कोई कोताही नहीं दिख रही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और शिशिर जी का पक्ष जान लेते हैं। शिशिर जी, ये लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है कांग्रेस की ओर से। दीपक जी, अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता बंधु की बात सुन रहा था। बेसिकली क्या है कि बीजेपी का कैरेक्टर हमेशा से ही सस्पिशियस रहा है। प्रधानमंत्री जिस देश के हैं, तुरूप का अंतिम इक्का उन्होंने चल दिया जब उनको लगा कि हमारे हाथ से जो कह लीजिए कि चुनाव है वो खसक रहा है, हम जो है इस बार उस स्टेज में नहीं रहेंगे जो 2019 की स्थिति थी, उस स्थिति में वो नहीं रहेंगे। तो उन्होंने तुरूप का इक्का चला और वो इक्का पे लोग जो है वो खास तौर से, चूंकि देखिए क्या है कि जब प्रधानमंत्री कोई बात बोलते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं दीपक जी, नोटिसेबल रहेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जरा याद कीजिए 2008 का दौर, जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हिंदुओं का आरक्षण छीन करके और मुस्लिमों को दे दिया जाएगा, प्रधानमंत्री की जुबान से यह बात निकली है और वो उन्होंने खुले मंच से कहा है। तो मैं याद करवाना चाहूंगा 2008 में क्या हुआ था। बिहार में जब नीतीश कुमार जी के साथ भारतीय जनता पार्टी थी, तो क्या हुआ, अति पिछड़ा को आरक्षण दिया गया, पंचायत वगैरह तमाम जगहों पे, आपको याद होगा। और अति पिछड़ा में मुस्लिम भी अति पिछड़े के लोग थे, तो बीजेपी ने तो वहां विरोध नहीं किया। और 2010 में आपको याद होगा कि जब विधानसभा के चुनाव विधानसभा के हुए, तो 2010 में सबसे ज्यादा जेडीयू के पूरे पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड में आप देखेंगे सबसे ज्यादा सीटें लगभग 114 के आसपास उन्होंने 2010 में जो है उनकी सीटें आई थी। तो इसका जो वो परिणाम था वो किसका था? तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी गुड़ खाती है और गुलगुल्ले का परहेज करती है। तो ऐसे कई मौके हैं जब जिनकी गोद में जेडीएस खेल रही है, उसके नेताओं पे इतने बड़े आरोप लग रहे हैं। और जो कर्नाटका में मुस्लिम आरक्षण की बात इन्होंने की, कर्नाटका में मुस्लिम आरक्षण किसके सरकार में दी गई थी और वो पार्टी आज किसकी गोद में खेल रही है? बेसिकली क्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास न विजन है और न मुद्दा है। इस देश के प्रधानमंत्री एक बार बताएं कि कहीं उन्होंने इस 10 सालों में देश का क्या विकास किया है, उन्होंने कोई बात रखी है क्या? कहीं भी अपने मुद्दों की, बेरोजगारी पे कोई बात रखी क्या? महंगाई पे कोई बात रखी क्या? कृषि के डेवलपमेंट पे कोई बात रखी? एक क्या? बात तो ये किसानों कि पे कोई बात देश के रखी जो क्या? संसाधन है उस पर सवाल सबसे पहला हक मुसलमानों का है। ये कांग्रेस इस पे सुन लीजिए, इस पे नहीं सुन लीजिए, इस पे मनमोहन सिंह जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का स्टेटमेंट कोट किया जाता है, जबकि जो सच्चाई है उसका फैक्ट चेक हुआ है। और फैक्ट चेक में उन्होंने ओबीसीज, SC STs, माइनॉरिटीज सबकी बात जो है वो कही है। लेकिन क्या है दीपक जी, क्या हो रहा है, बस उस क्लिप्स को काट करके और भाजपा का IT सेल जो है वो उसको लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने के लिए फैला रहा है, जो बेहद आपत्तिजनक है। और कांग्रेस पार्टी इस बात का विरोध करती है और कांग्रेस पार्टी इस बात का ही विरोध करती है कि जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की बातें करके और देश को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, ये इस देश की अखंडता के लिए और एकता के लिए बेहद खतरनाक है और हम इसका विरोध करते हैं। आपका यही कथन हम आपके सहयोगी के पास लेकर चलते हैं, मधु जी के पास चलते हैं कि
इस तरह की अगर बातें होती है तो वो विभाजनकारी स्थितियां पैदा कर सकती है। लालू प्रसाद यादव फिर ऐसा क्यों बोलते हैं और जब विरोधी हमला करते हैं तो उस पर सफाई क्यों देते हैं? मधु जी, क्या संदेश जो पहुंचाना था वो पहुंचाया जा चुका और फिर उसके बाद डैमेज कंट्रोल भी करने की कोशिश हुई है? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात की है कि हमारा जो इंडिया गठबंधन है, उस गठबंधन को जरूरत ही नहीं है मुस्लिम समुदाय के वोट को के लिए कुछ भी इस तरह का बयान देने का, क्योंकि उनका वोट कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जा सकता है। बीजेपी हमेशा इनको खत्म करने का काम करते, इनको बुलडोजर चलाने का काम किया है। और आज तक इनको बताइए कि किसी भी जो बीजेपी ने क्या किसी लोकसभा में या विधानसभा में कभी भी मतलब मुस्लिम समुदाय को टिकट दिया है क्या? उनको सम्मान देने का काम किया? हमेशा उनके विरोध में ये राजनीति करते हैं। तो आप बताइए कि हमें जरूरत ही नहीं है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, हमारे इंडिया गठबंधन को, हम लोग को जरूरत ही नहीं इस तरह की कुछ भी बयान करने का। लेकिन अगर कुछ बोला जाता है तो उसका तोड़ मरोड़ के उलट करके जो जवाब निकाला जाता है, ये वाली बात है। अभी देखिए कि एक वीडियो वायरल हुआ हमारे अमित शाह जी का, तो उसमें पूरा लग गया, इनका तंत्र मंत्र लग गया कि कहाँ से फेंक बना, कैसे बना। लेकिन इन्होंने जो किया, इन्होंने ही सिखाया था। आदरणीय राहुल जी का जो वीडियो था, आलू वाला जो वीडियो बनाया था, आलू और सोना वाला वीडियो, तो इस पे ये क्यों नहीं, उस समय ये क्यों नहीं खड़े हुए? लगातार इनकी आईटी सेल ने राहुल जी को बदनाम करने का काम किया। जहां बात आती है कि आरक्षण की बात आती है, तो संविधान के हिसाब से जो आरक्षण मिला है, कहीं ना कहीं बीजेपी आरक्षण को खत्म करने की इनकी हैसियत नहीं है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने मतलब जिस आरक्षण में क्या है कि आरक्षण देना संविधान के सरकारी संस्थानों पे, आप सरकारी संस्थानों को ही बेच दे रहे हैं। ये तो आपने आरक्षण को कहीं ना कहीं खत्म करने का सबसे बड़ी साजिश है जो आज बीजेपी सरकार ने की है। गरीबों का हक मारने के काम किया है। आरक्षण का मतलब था गरीब के समाज के पीछे छूटे वंचित समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, जो लोग घोंघा चुनने वाले लोग हैं, जो लोग पशु चराने वाले लोग हैं, जो लोग तारी उतारने वाले लोग हैं, जो लोग मछली मारने वाले लोग हैं, वो सबको भी समाज के मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए, समाज के अगली पंक्ति में लाया जाए। इसके लिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव, मधु जी, यही तो आरोप लग रहा है ना कि जिस समाज के लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं उसी का हक काट कर वो मुसलमानों को देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बाकायदा घोषणा पत्र में कहकर बताया जा रहा है। इन लोग जो है बात को हेर फेर कर करके, कभी अभी 2 भैंस होगा तो 1 भैंस उनको दे दिया जाएगा, तो मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। बहुत सबसे ज्यादा तो दुख की बात ये है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 10 साल से शासन में हैं और उनको आज अपने सभा में सिर्फ कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने तो उनको वोट मांगनी चाहिए। अगर आपने देश के लिए किया है तो आपको वोट मांगनी चाहिए। आपने काम किया, आपने किए हुए कार्यों के लिए देश के लिए क्या किया है इसका बखान तो किया जाना चाहिए, और संभवतः अलग अलग मंचों पर अलग अलग पार्टी के नेता अपने अंदाज में कर भी रहे हैं। लेकिन क्या भविष्य की बात नहीं होनी चाहिए? क्योंकि भविष्य के लिए अगले 5 साल के लिए सरकार चुनने का ये चुनाव है। हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हिंदू मुस्लिम वाला गुणा भाग वाला गणित कैसे सियासी समीकरण सेट कर रहा है। इस तरह से हिंदू मुसलमान की बात अलग अलग समय में अलग अलग सियासी गठबंधन को फायदा पहुंचाते रही है। शिशिर जी आरोप लगा रहे थे कि जब बिहार में एनडीए की सरकार थी और आरक्षण का प्रावधान किया गया था, ग्रामीण इलाकों में गांव जवार की सरकार में उन्हें सुविधा मुहैया कराई गई थी आरक्षण वाली, तो वो समय था जब एनडीए ने बिहार में सबसे ज़्यादा सीटें जीती थी। और क्या वही दोहराव की उम्मीद के साथ ये हिंदू मुसलमान वाला राग आलापा जा रहा है? वसीम जी, देखिए, ऐसा है कि जैसे हमारे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता बात रख रहे थे, विषय वहीं आता है। जब बात हम ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं तो ओबीसी के पक्षधर तो हम हमेशा रहे हैं, गरीबों के पक्षधर हम हमेशा रहे हैं। ओबीसी आयोग का गठन भी हम ही लोगों ने किया है, हमारी सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन किया। हम ये बात कहते हैं कि जो जनरल आरक्षण जो है, सामान्य आरक्षण जो है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए सामान्य, उसमें मुस्लिम भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, जो जनरल समाज के लिए आरक्षण दिया जाता है, तो उनका तो हक वहाँ से मिल रहा है।
तो हम इसके अतिरिक्त हम क्यों अलग से मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं? ये सिर्फ हम वोट बैंक के लिए कहते हैं ना। और जैसा कि हमारी आरजेडी की प्रवक्ता बहन बोल रही थी और इन्होंने बुलडोजर की बात कही कि मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है बीजेपी का बुलडोजर मुसलमानों के ऊपर नहीं चल रहा है। देश के नागरिकों ने तुष्टीकरण करने वाले लोगों के ऊपर बुलडोजर चला दिया है। और आप लोगों की पार्टियां जो है आज आप कह सकते हैं इंडिया अलायंस जो है हाशिए पे है, पूरे का पूरे इंडिया अलायंस जो है बौखलाया हुआ है। राजद को 0 सीट मिल रही है बिहार में, तभी तो आज लालू यादव जी का बयान आता है कि मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, नहीं तो इस ऐसे विषयों को क्यों छेड़ रहे हैं? आज पूरे देश में सबको पता है। और जैसा कि जब विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ने कई मुद्दे उठाए कि भाई विकास की बात करिए। अगर आप लोगों के मुंह से विकास की बात शोभा नहीं देती, अच्छा नहीं लगता है, आपने सबसे ज़्यादा राज किया है देश पे और 1947 से लेकर अब तक अगर आप आज भी अल्पसंख्यकों के उद्धार की, दलितों के उद्धार की बात करते हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के उद्धार की बात करते हैं, आज सबसे ज़्यादा इलिटरेसी जो है मुस्लिम और अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के बच्चों में है, उनके साक्षरता दर कम है। ऐसा क्यों है? अगर वो लोग लगातार आपको वोट देते आए हैं तो आपने उनके एजुकेशन के स्तर को क्यों नहीं उठाया? वसीम जी, शिशिर जी के पास हम इस सवाल को लेकर बाद में जाएंगे। पहले इसी सवाल पर हम ये जानना चाहते हैं कि जब आपने पहले कहा था कि देश का बंटवारा हुआ था और मुस्लिम समुदाय के जो प्रतिनिधि उस समय संविधान निर्माण समिति में शामिल थे, तो उन्होंने कहा था हमें आरक्षण की जरूरत नहीं है, वो उस समय की परिस्थिति रही होगी। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के 70 साल के शासनकाल में मुसलमानों की दुर्गति हो गई है, तो फिर अब उन्हें कुछ बेहतर स्थिति और बेहतर सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए आरक्षण के माध्यम से, तो इसमें गलत क्या है? देखिए, आरक्षण के माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत नहीं है। जब 1947 में मुस्लिमों की स्थिति अच्छी थी, उस टाइम हमारी जो एजुकेटेड लोगों की संख्या मुसलमानों की ज़्यादा थी। इनके एजुकेशन पॉलिसी और मुसलमानों को गुमराह करके हमेशा भारतीय जनता पार्टी का डर, भय और उनको डर दिखा के इनको दूर रखा गया। इनको सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक बातें बताई गई कि आप मदरसों में रहिए, हायर एजुकेशन में मत जाइए। इनके लोगों ने उनको एजुकेशन के प्रति जागरूक नहीं किया। जब दिन प्रतिदिन जब एजुकेशन का दर जो स्तर जो है गिरता गया मुसलमानों में, तो इनका अपना फर्ज था। आरक्षण देने से कोई एजुकेट नहीं हो जाएगा, आप उनको एजुकेशन पॉलिसी लेके आइए। आज भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा हमने कई एजुकेशन पॉलिसियां दी मुसलमानों को। कई ऐसे योजना जो स्किल डेवलपमेंट का काम जो है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने किया। मुसलमानों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जरूरी नहीं है कि हम आरक्षण के माध्यम से ही मुसलमानों को आगे बढ़ाया जा सकता है, उनके लिए एजुकेशन अच्छी पॉलिसी ले आई जा सकती है। बात है। हम शिशिर जी का जवाब ले लेते हैं। शिशिर जी, जब सत्ता में थे तो याद नहीं आई, अब सत्ता पाने के लिए उन्हें याद कर रहे हैं। दरअसल दीपक जी, नीरव मोदी देश से भाग गए तो नेहरू जी जिम्मेदार हैं, विजय माल्या देश से भाग गए तो वो भी नेहरू जी जिम्मेदार हैं। और ऐसी कई घटनाएं जो 2014 के बाद इस देश में हुई हैं, उसके लिए माननीय नेहरू जी जिम्मेदार थे। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय जो कह रहे हैं, तो उसमें ये भी जोड़ लीजिए ना, ये भी जोड़ लीजिए ना शिशिर जी, कि मुस्लिम समुदाय जो निरक्षर रहा है, जो मैं उसी विषय से नहीं जुड़ पाया, मैं उसी विषय पे आ रहा हूं सर, मैं उसी विषय पे आ रहा हूं। बेसिकली क्या है, मैं कंप्लीट तो कर लूं पूरी बात को। बेसिकली क्या है कि इस देश में जो एजुकेशन पॉलिसी है दीपक जी, वो उसका निर्धारण कौन करता है? सबसे पहले तो ये समझना होगा। पूरे देश की एजुकेशन पॉलिसी का निर्धारण एचआरडी मिनिस्ट्री करती है। एचआरडी मिनिस्ट्री किसके हाथ में है? मान लिया ठीक है 2014 से पहले ये देश था ही नहीं, 2014 से पहले ये कबीला था। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बातों को मान भी लूं कि 2014 से पहले यह देश कबीला था, 2014 के बाद ही यह देश बना है। तो बताइए एचआरडी मिनिस्ट्री ने स्पेसिफिक मुस्लिम के लिए क्या पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट किया, क्या पॉलिसी उसको लागू किया इस देश में? कुछ नहीं। दूसरी बात ये कि इन्होंने आज तक, इनको तो छींक आती है अल्पसंख्यकों के नाम से, इनको तो छींक आती है, उनके डेवलपमेंट के नाम से इनको छींक आती है। ये तो उसी बात की चर्चा करके, उसी बात का विरोध करके और बहुसंख्यक समुदाय के वोट को पोलराइज करते हैं, और यही आज तक करते आए हैं। चलिए, ये तो पोलराइज कर रहे हैं ना, लेकिन जब सरकार बनी थी, देश में संविधान लागू हुआ था, तो पहले
पहली सरकार कांग्रेस की थी, पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे, वो तो खुद मुसलमान थे, तो उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया? और जब नेहरू जी इतने हिमायती थे तो उन्होंने क्यों कुछ उस दिशा में नहीं किया जो आरोप लगा रहे हैं वसीम जी? जी वसीम जी आ रहे हैं। मैं इसकी बात कर लेता हूं, एक चीज समझ लीजिए दीपक जी, हमारे देश में शुरू से ही वन नेशन वन एजुकेशन का प्रावधान रहा है। चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो अलग अलग राज्यों में अपनी टेक्स्ट बुक कमेटी बनी, सब जगह पूरे राज्यों में, सब भारत के सारे राज्यों मदरसा वाली पॉलिसी नहीं, सुन लीजिए और मदरसा के लिए भी एक पॉलिसी बनी, वो आज नहीं बनी। तो फिर लेकिन बाद में अगर इनको उस मदरसे की पॉलिसी से इतनी आपत्ति थी या आज आपत्ति है, तो 1999 से लेकर के 2004 तक किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद 2014 से लेकर के और 2019 और फिर 2024 तक किसकी सरकार थी? अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो तो कह रहे हैं कुरान भी और कंप्यूटर भी। मैं कह रहा हूं, मैं तो चैलेंज करता हूं इस भारतीय जनता पार्टी को और इस देश के प्रधानमंत्री को मैं चैलेंज करता हूं कि अगर आपको लगता है कि इस देश की एजुकेशन पॉलिसी में कुछ खोट है और मुसलमानों के लिए कोई अलग से एजुकेशन पॉलिसी लाने वो तो बदल गया, 2 साल हो गए नई एजुकेशन पॉलिसी लाई हुई है। चलिए मधु जी के पास एक प्रतिक्रिया लेते हैं, वक्त कम है, नहीं तो फिर मधु जी आरोप लगाएंगे कि हमें वक्त नहीं दिया। मधु जी आरोप ये भी है और देश की जनता को तोड़ने का काम। ठीक है वसीम जी की हम आखिर में प्रतिक्रिया इस पर ले लेंगे, लेकिन अभी मधु जी को समय देना जरूरी है। मधु जी, डराने का ये कोशिश है, INDI अलायंस डरा रही है ताकि वो वोट का ध्रुवीकरण कर सके। आप ध्रुवीकरण का आरोप लगा रही हैं, ये उल्टे आरोप लगा रहे हैं। बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत है, क्योंकि हमसे ज्यादा यहाँ पे ज्यादा अनुभवी लोग हैं और जितने भी गार्जियन लोग बैठे हैं सभी को चरण स्पर्श, युवाओं को नमस्ते प्रणाम, हमारी भाभी भी यहाँ बैठी हुई उनको भी प्रणाम। हम लोग का ये आज का जो बैठक है मुख्य रूप से 12 तारीख को राजीव नगर में सीधी कम्युनिटी हॉल में हमारे जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं डॉक्टर अंशुल अभिजीत कुशवाहा जी, वो आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे और ये बैठक जो है पूरे दीघा विधानसभा का रखा गया है और कुछ भाग जो है बाकी को भी करता है तो उनको का भी रखे, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र काफी बड़ा। चलिए मधु जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, हम फिर जुड़ना चाहेंगे, लेकिन हम वसीम जी की एक चलते चलते प्रतिक्रिया जरूर ले लेंगे। वसीम जी, गंभीर आरोप। देखिए, शिशिर जी ने आरोप लगाया कि 10 साल में आपने मुसलमानों के लिए क्या, मुस्लिम एजुकेशन के लिए क्या कहा, तो शायद इनको ज्ञान नहीं है। इन्होंने 60 साल के 10 राज में मुसलमानों को इलिटरेट बनाने का काम किया। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो 2014 में ही प्रधानमंत्री जी ने मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स की एक बैठक थी, उसमें मैं भी मौजूद था। वहाँ देश के प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया कि मुसलमान के बच्चे के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना बहुत जरूरी है उनके विकास के लिए। उसके बाद मैं बता रहा हूँ, उर्दू नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू के माध्यम से जितने कंप्यूटर सेंटर इस बार दिए गए पिछले 10 सालों में, वो किसको दिए गए? सब मुस्लिम संस्थाओं को दिए गए, मुस्लिम इंस्टीट्यूशन को दिए गए, मदरसों को दिए गए कि वहाँ के बच्चे जो हैं कंप्यूटर एजुकेशन के प्रति जागरूक हो। उसके बाद बता रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से जो बच्चे, जो मुस्लिम लोग जो ऐसे रोजगार करते थे, हाथ से काम करने वाले लोगों को सीखो और कमाओ के माध्यम से उनको सशक्त करने का काम। बेसिकली कह रहे हैं कि उन पर फोकस किया गया है सरकार की ओर से। शिशिर जी, दीपक जी मैं बता दूं आपको कि शायद हमारे बीजेपी के बंधु अवेयर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो उनको थोड़ा अवेयर हो जाना चाहिए। थोड़ा ज्ञान ले लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान हमें मैं स्पष्ट कर दूं, ज्ञान हमें सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, ठीक है, सुनिए मेरी बात को सुन लीजिए। बेसिकली कोई भी सिस्टम जो है दीपक जी, वो पॉलिसी जो बनती है और जो पॉलिसी एडॉप्टेड होती है गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो किसी भी तरह की पॉलिसी हो और किसी भी सिस्टम में पॉलिसी हो, उस पॉलिसी पे वो सिस्टम चलता है। ये पॉलिसी जो है नारों से नहीं होता। चलिए, तो नारे दिए जा रहे हैं, पॉलिसी मेन मुद्दा है, लेकिन पॉलिसी की बात घोषणा पत्र में की जा रही है। चलिए, वक्त नहीं है अब हमारे पास, बहुत चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वसीम जी, मधु मंजरी जी, शिशिर कौंडिल्य जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पॉलिसी मेकिंग और परफॉर्मिंग ये दोनों चीजें हैं जिस पर जनता की नजर है और वो सब पर नजरें इनायत करेगी, लेकिन विशेष रूप से उस पर जो उसके बारे में विचार करेगा।
जनता सब देख रही है, समझ रही है, फैसला सुनाएगी। फिलहाल अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।